सो हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज विथ रवि गुप्ता। सो गाइज, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीव जगत, जो कि पार्ट 2 है। एमसीक्यूज उसका द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है लीनियस को किसके लिए क्रेडिट मिला था। तो सब लोग जानते हैं द्विनाम पद्धति के लिए उसे क्रेडिट मिला था। लीनियस को किसके लिए क्रेडिट मिला था? द्विनाम पद्धति के लिए क्रेडिट मिला था, ठीक है। अब आता है 17 क्या कहता है? 17 कहता है द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो सेम चीज कैरोलस लीनियस के द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कहता है? जाति, क्या होता है? जाति जैव विकास की इकाई है। तो सबको पता है जाति जैव विकास की इकाई है, ठीक है। जाति किसे कहते हैं? जाति जैव विकास की इकाई होती है, वही है। अब आते हैं 19 पे। 19 क्या कहता है? 19 क्या कहता है? 19 कहता है, एक मिनट, 19 कहता है जाति वृत्ति वर्गीकरण आधारित है। जाति जाति वृत्ति वर्गीकरण आधारित है। वो तो किस पे आधारित है? तो मैं आपको बताता हूँ किस पे आधारित है। वो होता है सामान्य जैव विकासी वंशज के ऊपर आधारित हो। अब आते हैं 20 पे। 20 क्या कहता है? 20 कहता है कि द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं। तो सबको पता है वंश तथा जाति जो होते हैं वो द्विनाम पद्धति के दो शब्द होते हैं, जो कि स्पीसीज और जीनस होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है? 21 कहता है कि बिना जाति वृत्ति के, ठीक है, बिना जाति वृत्ति के वर्गी की बिना मांस की हड्डी के समान है। ये किसने कहा था? तो सबको पता है ये तख्ताजन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये तख्ताजन ने कहा था, ठीक है। अब आते हैं 22 पे। 22 क्या कहता है? 22 कहता है वाह, तो ये कहता है एक सिम्पेट्रिक जनसंख्या जो बाय बाय संरचना में एक समान लेकिन उसके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता। तो ये क्या होता है? सिबलिंग जाति होती है जिसमें ये चीज होती है। एक सिम्पेट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना के समान लेकिन उसके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता है, उसे कहते हैं सिबलिंग जाति, ठीक है। अब आते हैं 23 पे। 23 क्या कहता है? 23 कहता है पांच, क्या, 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी एक संघ में नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथेनजनक आर्की जीवाणु होते हैं या आते हैं। तो होता है मोनेरा, ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा में आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या कहता है? वे जाति, क्या, वे जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसे कहते हैं एलोपेट्रिक। इसका ऑप्शन नंबर ए है, सी है, एलोपेट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 25 क्या कहता है? 25 कहता है यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता। तो मैं बता दूं, इसका यहाँ के जो ऑप्शन है, जो उसका ऑप्शन है, उसका ऑप्शन भी है जो कि पृथ्वी के तापमान से कम होता है, क्योंकि CO2 जब रहता है वो जो सूर्य की किरणें होती है उसे वापस जाने नहीं देता है, तो ठीक है। तो अगर होता तो उसका जो तापमान होता है वो कम होता, ठीक है। अगर नहीं होता तो CO2। अब आते हैं 26 पे। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि जीवों के, क्या, जीवों के, एक मिनट बस, सो गए, ओके। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है अज्ञात जीवों की पहचान करना, ठीक है। इसका ऑप्शन डी है। अब 27 क्या कहता है? 27 कहता है कि एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की संख्या को लिया जाता है वह क्या कहलाता है? एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें जीवों की जिसमें जिसमें गुणों की संख्या को लिया जाता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है, एक मिनट हो गए, तो वो कहलाता है प्राकृतिक निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक निकाय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है? ये कहता है कि जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका ऑप्शन डी है, बेंथम तथा होकर ने लिखा था। 29 क्या कहता है? 29 कहता है कि सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो मैं बता दूं, इसका महत्वपूर्ण लक्षण है अनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिन करना, जो कि सभी जीव तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि
अपेक्षित जीवित जैविक अपेक्षित जैविक प्रभाविता RBE के अभिप्राय उन क्षतियों से है जो होता है। तो मैं बता दूं, इसको ऑप्शन है विकिरण द्वारा, ठीक है। अब हाँ, तो ये विकिरण के द्वारा होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 के कहता है 31 कहता है कि फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है, ठीक है। फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है, तो फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए इसका ऑप्शन बी है। ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या कहता है, तो पृथ्वी पर प्रथम जीव थे, तो पृथ्वी पर प्रथम जीव कौन थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है रसायन पोषी थे, वो पृथ्वी पर सबसे पहले रहते थे। अब आते हैं 33 पे। तो ये क्या कहता है, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है। इसका ऑप्शन है जाति, जो कि सबसे नीची होती है, सबसे छोटी होती है। अब आते हैं उसके नीचे जो कि 34 है। 34 क्या कहता है, 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी, जो कि है पोषण की प्रकृति होती है, उसका मुख्य आधार होता है। जो 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार पोषण की प्रकृति होती है। 35 क्या कहता है, 35 कहता है कि एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है, एक जाति जीवों के लिए क्या सत्य है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो है कि आपसी सहप्रवास जो होता है एक जाति के जीवों के लिए सत्य होता है। अब आते हैं 36 में। 36 क्या होता है, वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहलाता है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, सो इसका ऑप्शन है आपका बी, जो कि है रसायन पोषी होता है, ठीक है। अब आते हैं 37 पे। 37 क्या कहता है कि फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। सो किस पर आधारित होता है, तो इसका ऑप्शन ए है, जो लैंगिक लक्षणों पर आधारित होता है, फिनेटिक जीवों के जो उसका रहता है, ठीक है। अब आते हैं 38 पे। 38 क्या कहता है कि जैव वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जैव वर्गीकरण का मुख्य आधार है जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना, ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक बार पढ़ देता हूँ मैं। जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका जो, ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट है, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 क्या कहता है, तो ये है 39 क्या कहता है। 39 कहता है कि जाति को क्या कहा जाता है, जाति को कहा जाता है, तो मैं बता दूं जाति को कहा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति, ठीक है। अब आते हैं 40 पे। 40 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 40 क्या कहता है, 40 बोलता है कि पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्न को क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा, स्पोरोफाइटा, ओके, स्पोरोफाइटा इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको स्पोरोफाइटा कहते हैं। मांस तथा फर्न को क्या कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 क्या कहता है, उसका ऑप्शन सी है, जो कि है ब्रायोफाइटा, स्पोरोफाइटा नहीं है, ठीक है। तो मांस तथा फर्न को क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 क्या कहता है, 41 कहता है कि आवृत्त बीजी के मुख्य रूप से पौधे प्रभावित क्यों,
प्रभावित होते हैं क्यों? क्योंकि होता इसमें है कि इनमें विभिन्न आवासों के अनुकूल की क्षमता होती है, इसके लिए वह प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कहता है? 22 कहता है कि निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी है जो कि है सत्य नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है, क्रॉस है मतलब नहीं है। ठीक है, क्या है? एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता, ये ऑप्शन सत्य नहीं है। ठीक है, अब आता है 43rd पे। 43rd कहता है कि जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? तो बता दूं, जैविक संरचना जो होती है वो उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर से प्रारंभ होती है। ठीक है, अब 44 क्या कहता है? 44 कहता है सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जाता है? ठीक है, सजीव जीवों के निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप से, ठीक है, निरपवाद रूप में कि उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जाता है? सो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, जनन के आधार पर पहचाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो यहाँ पे 45 क्या कहता है कि ICVR का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि ICVR का नाम जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब 46 क्या कहता है? 46 कहता है बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका, ठीक है, एक मिनट। तो इसका ऑप्शन आपका ए है जो कि है विषम बीजाणुकता। इसका ऑप्शन। अब आते हैं 47 पे। 47 क्या कहता है? 47 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपने विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से नहीं मिलाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपने विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से नहीं मिलाया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, ये है आपका बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं से ही होना पाया जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन आपका देखते हैं। सो इसका ऑप्शन है सी, जो कि पर्यावरण से होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति करना, यह इसका ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिनका सही वर्णन किया गया है वह कौन सा है? आपका ऑप्शन दिखाते हैं, ऑप्शन कौन सा है। सो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है एक प्रोटोजोवन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। सो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, 49 का ऑप्शन बी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 50 कहता है, 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी है संग्रहालय पादपों तथा जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण करता है। ठीक है, ये ऑप्शन उसका सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर अब आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 पे। 51 क्या कहता है? तो यहाँ पे 51 कहता है नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो कि जैविक नाम को किसी भाषा में लिखा जा सकता है, इसे केवल लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ठीक है,
इसे लैटिन भाषा में लिखा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस मतलब इस चैप्टर का। अब आते हैं देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है कि बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है। पता है क्यों होता है? क्योंकि छोटे आकार वाले जंतुओं की उपापचयी दर, जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो उनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है ना, छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को पक्का लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। और नेक्स्ट पार्ट किस चैप्टर का चाहिए वो भी बताएं, क्योंकि मैं आगे के पार्ट अपलोड करूँगा। और बस आज के लिए जो पहला चैप्टर वो समाप्त होता है यहीं पे। गाइज बने रहना मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।